सिट डाउन। बेटा हम अपने पिछले पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज भी जीवन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत आने वाली एक सबसे प्रमुख प्रक्रिया जिसे हम प्रजनन कहते हैं, इसी के बारे में कुछ और जानेंगे। लेकिन पहले हम अपने पाठ की पुनरावृत्ति कर लें कि हमने पिछले रिकॉर्डिंग्स में क्या पढ़ा था। प्रजनन है क्या? एक बच्चा आंटी, जब कोई वृद्धि कर अपने जैसे जीवों को संतान उत्पन्न करता है उसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन कितने प्रकार का होता है? हाँ, 3 प्रकार का। रंजना, प्रजनन के तीनों नाम बताओ। पहला कायिक, हाँ, दूसरा किसको याद है? हाँ बोलो। अलैंगिक और लैंगिक। सिट डाउन। इसमें से मैं 2 पढ़ा चुकी हूँ, कायिक और अलैंगिक। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उस प्रजनन का नाम है लैंगिक प्रजनन। मैंने प्रजनन जब पढ़ाना शुरू किया था तब आप सब लोग को मैंने ये बात बताई थी कि हमारे इस जीव जगत में प्राणी भी हैं और पौधे भी हैं। प्राणी भी हैं और पौधे भी हैं, मतलब जंतु और पौधे, मतलब बॉटनी और जूलॉजी, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। 2 तरह के जीव इस जीव जगत में रहते हैं और जो जिंदा चीज है वो प्रजनन जरूर करती है। अगर प्रजनन न हो तो उसकी जाति वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो हम लैंगिक अलैंगिक पढ़ चुके और हम लोग कायिक पढ़ चुके। आज जो मैं लैंगिक पढ़ाने जा रही हूँ इसमें सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप जितने भी हाई क्लास मतलब उच्च श्रेणी के जंतुओं को जानते हैं उन सब में 2 लिंग होते हैं, नर और मादा। उच्च श्रेणी कह रही हूं मैं, निम्न श्रेणी नहीं कह रही हूं। छोटे जंतुओं में नर और मादा अलग अलग नहीं होते। एक ऐसे प्राणी का नाम बताइए जो उभयलिंगी है, जिसमें द्विलिंगी मतलब दोनों एक ही में होते हैं। नर, पपीता तो अलग अलग होता है। केचुआ एक ऐसा प्राणी है जो द्विलिंगी या उभयलिंगी कहलाता है। उसमें नर अंग और मादा जनन अंग एक ही में पाए जाते हैं। ऐसे कई प्राणी हैं जिसमें ऐसा होता है कि नर और मादा एक ही में है, और बाकी आप बहुत सारे जानवर ऐसे जानते हैं जिसमें नर अलग होता है और मादा अलग होती है। जब नर और मादा अलग अलग होते हैं तब लैंगिक प्रजनन होता है। अब आप इसमें देख लीजिए, लैंगिक प्रजनन के लिए एक तो हमें नर और एक मादा, और नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं। आप लोग इन जनन अंगों के बारे में पुष्प में विस्तार से पढ़ चुके हो। सरसों का पुष्प मैंने क्लास 6 में पढ़ाया था। एक पुष्प के 4 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? 4 सर्कल्स होते हैं, 4 मतलब चक्र होते हैं एक पुष्प के। पहला चक्र, सबसे लास्ट वाला पहला बोल रही हूँ। ये हरा वाला क्या है? बाह्य दल। सबसे पहले बाह्य दल, फिर दल जो लाल वाला, फिर स्त्री केसर या पहले पुंकेसर, बाद में स्त्री। 4 दल हम पढ़ चुके हैं ना। जैसे इसमें स्त्री केसर और पुंकेसर, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो स्त्री केसर है वो मादा जनन अंग है क्योंकि नाम स्त्री केसर, तो मादा जनन अंग, और पुंग केसर मतलब पुरुष, मतलब ये नर जनन अंग कहलाते हैं। जैसे पुष्प में होते हैं इसी तरह से जंतुओं में भी होते हैं, और लेकिन उनके नाम क्या हैं आप इन नामों को जान लीजिए। जो नर जनन अंग होते हैं इनको हम लोग कहते हैं वृषण। क्या कहते हैं? और जो मादा जनन अंग कहते हैं उनको कहते हैं
क्या कहते हैं? किताब में देखिए सब लोग, लिखा है नर जनन अंग को वृषण एवं मादा जनन अंग को अंडाशय कहते हैं। जो नर जनन अंग होते हैं वृषण, इसमें नर युग्मक बनता है। क्या बनता है? नर युग्मक, या इसको हम लोग शुक्राणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। नर युग्मक, नर युग्मक मतलब कि एक कोशिका होती है, सिंगल कोशिका, जिसको हम लोग शुक्राणु, एक कोशिकीय जीव है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, ये वो है। मतलब एक अगर यूनिट हम लोग शुक्राणु कहें तो वो आंखों से दिखाई नहीं देगी। और जो अंडाशय है उसमें मादा युग्मक बनता है। क्या बनता है? मादा युग्मक बनता है, या उसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? अंडाणु। क्या कहते हैं? अभी मैं चित्र बनाकर भी समझाऊंगी, पर पहले फ्लो चार्ट समझ लीजिए इसका। अंडाणु, जब नर और मादा किसी भी जीव का वयस्क हो जाता है, मतलब कि वो लोग बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तब जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलते हैं, जब संयोजन होता है, तब बनता है जाइगोट। दोनों कोशिकाएं मिल जाती हैं और बनाती हैं युग्मनज, या जिसको कहते हैं जाइगोट। अब हम इनको ऐसे पढ़ें कि नर युग्मक प्लस मादा युग्मक मिलकर बनाते हैं युग्मनज। युग्मनज या जाइगोट। अंग्रेजी में इसको कहते हैं जाइगोट और हिंदी में कहते हैं युग्मनज। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जुड़ते हैं तब बनता है जाइगोट। आप सब लोग जानते हैं, हम जितने भी जीव जंतु हैं, हम जितने भी प्लांट्स हैं, हर किसी में आधे लक्षण अपने माँ से और आधे लक्षण अपने पिता से मिलते हैं। सबको पता है, आप सब लोग बड़े बच्चे हैं, सबको ये बात मालूम है कि हमारी शक्ल, हमारे बाल, हमारी हर चीज जो बॉडी के अंदर है, हमारा स्वभाव, बहुत कुछ है जो आधे हमने अपने माँ से लिए हैं और आधे हमने अपने पिता से। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कोशिका नर युग्मक है और दूसरी कोशिका मादा युग्मक है। मतलब ये माँ से प्राप्त हुआ और ये पिता से प्राप्त हुआ, और जब उसकी संतान बनी तब उसमें दोनों लक्षण आधे आधे आ गए। समझ गए? और उससे बना युग्मनज। लेकिन ये तब ही होता है जब प्राणी वयस्क हो जाता है। जब जैसे हम इंसानों में 18 साल की उम्र कहते हैं, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 साल की उम्र कहा जाता है। जब प्राणी वयस्क हो जाते हैं, इसमें हम सारे एनिमल्स भी कह सकते हैं, जितने भी गाय, बैल, ये आप सुनते हो ना, भैंस, कुत्ते, बिल्लियां, ये भी जब अपनी उम्र को प्राप्त करते हैं तब संतान उत्पत्ति करते हैं। और उनमें भी जो संतान उत्पन्न होती है तो आधे लक्षण और आधे लक्षण पिता, क्योंकि उनमें भी जो युग्मनज बनेगा वो नर और मादा से जुड़कर ही बनेगा। अगर आप इसका चित्र देखना चाहें तो इसमें इस तरह से है, जो शुक्राणु है वो बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाएं और जिनकी ऐसे छोटी सी पूंछ होती है, और जो अंडज होते हैं वो ऐसे होते हैं, जिसको अंडाणु कहते हैं। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक बड़ी कोशिका बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। ऐसा ही चित्र है। और इस क्रिया को, नर युग्मक और मादा युग्मक के ज्वाइन होने को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक कंबाइंड होकर युग्मनज बनाते हैं। ये इनका चित्र है। ये हमारे नर युग्मक है और ये हमारी मादा युग्मक है, और ये जो बना है ये हमारा जाइगोट। अब चित्र समझ में आया?
देखो ये नर युग्मक जिसको क्या नाम है, शुक्राणु, ये अंडाणु, अंडाणु और शुक्राणु ने मिलकर युग्मनज बनाया। बात आई समझ में? अब अपने किताब में देखिए, अब जब युग्मनज बना तो ये एक कोशिका ही तो है ना, दो कोशिकाओं ने मिलकर एक कोशिका बना दी। अब तब ये उच्च श्रेणी के प्राणियों में, जैसे मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था कि जो संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे बंदर, बिल्ली, कुत्ता, गाय, इंसान, ये सब, तब ये युग्मनज मां के गर्भ में बड़ा होता है। एक कोशिका से पहले दो कोशिकाएं, उसका विभाजन होता चला जाता है, 2 से 4, 4 से 8, 16, और इस तरह से वो पूरा जीव बन जाता है। मतलब उस युग्मनज से वो पूरा जीव बन जाता है। जो इंसान है और जो हम थोड़े उच्च श्रेणी के प्राणी हैं, वो एक समय में एक ही संतान उत्पन्न करते हैं या कभी कभी ट्विन्स होते हैं, लेकिन छोटी जाति के जो है जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि एक ही समय में 4, 5, 6, 8, 10 तक संतान एक साथ उत्पन्न करते हैं। तो इंसानों में युग्मनज एक बनेगा या 2 बनते हैं, लेकिन छोटी जातियों में जो युग्मनज बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8, 9, 10, 4, 5 कितने भी बन जाएंगे, है ना। और उन सब में संतान, उतनी संतानें उत्पन्न होंगी। आप लोगों ने नहीं देखा है, अब सब लोग इसी समाज में रहते हो कि जब कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले होते हैं तो 6-7 एक साथ दिखाई देते हैं ना, उनकी माँ के एक साथ दिखाई देते हैं 6-7 बच्चे। तो हर प्राणी का ये सिस्टम अलग अलग होता है। एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, और द्विलिंगी जिसमें नर और मादा एक साथ होते हैं। ये तो हमने पढ़ा जंतुओं में लैंगिक प्रजनन। अब हमको पढ़ना है पौधों में लैंगिक प्रजनन। लेकिन पौधों में जो मैं लैंगिक प्रजनन अभी पढ़ाऊंगी, ये बहुत ज्यादा विस्तार से मैं नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये हम 6ठे में पूरा पढ़ चुके हैं। क्लास 6 में मैंने सब कुछ समझाया था इस पुष्प से और सरसों के पुष्प से। हाँ, पुंकेसर, स्त्री केसर। किसी को पिछला कुछ याद है? किसी को पिछला कुछ याद है? बताइए। अच्छा, इसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले। लैंगिक प्रजनन में नर और मादा होते हैं, 2 लिंग अलग अलग होते हैं। नर में जननांग वृषण और मादा में अंडाशय होते हैं। वृषण में नर युग्मक बनता है शुक्राणु, और अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु बनते हैं। जब निषेचन होता है, जब दोनों जुड़ते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक, तब बनता है युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट से फिर कोशिका विभाजन के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। अगर इन दोनों का निषेचन न हो तो कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन न हो तब कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो सकती। समझ रहे हो? अब हम पढ़ेंगे पुष्पी पौधे। आप लोगों ने कई पौधे, अभी मैंने उसमें पढ़ाया था अलैंगिक प्रजनन में और कायिक प्रजनन में। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प, लेकिन तब भी उसमें नया पेड़ तो बनता ही है ना। तो वो अलग तरह का प्रजनन था। जो आज मैं पढ़ा रही हूँ वो पुष्पी पौधों में प्रजनन। कौन से पौधे? देखिए, पुष्पी पौधे से मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी पौधे होते हैं जिनमें पुष्प होता है। अभी अभी मैंने आपको केचुए का उदाहरण दिया था कि जिसमें नर और मादा दोनों एक साथ होते हैं और उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। मालूम है पुष्प क्या होता है? कौन सा लिंगी होता है? द्विलिंगी, क्योंकि उसमें तो स्त्री केसर भी उसी में, पुंकेसर भी उसी में, दोनों एक ही में तो है। हम होते हैं, कोई कोई पेड़ ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने पपीते का उदाहरण बताया था कि उसमें नर पुष्प अलग होते हैं, मादा पुष्प अलग होते हैं। लेकिन ज्यादातर जितने भी पुष्प होते हैं सब द्विलिंगी होते हैं। मतलब दोनों लिंग, स्त्री केसर
और पुंकेसर दोनों एक ही में होता है। तो अब इसके जनन अंग कौन से हुए? पुष्पी पौधों के जनन अंग कौन से हुए? स्त्री केसर और पुंकेसर। अब स्त्री केसर को आपने किसी ने देखा है आज तक, या पुंकेसर को देखा है? अच्छा, आज हम उल्टा करते हैं। पहले वैसे मैं तुम लोगों को फूल देती हूँ, फिर मैं ड्रॉ करती हूँ। आज मैं पहले ड्रॉ करती हूँ, फिर आप बताओ मुझे फूल में कि वो कहाँ है। ठीक है, आज उल्टा करते हैं। ये है हाँ, ये पुंकेसर है। और जो स्त्री केसर होता है याद करिए, इनके नाम बताइए। इसके नाम बताओ, ये पढ़ चुके हो तुम लोग। सब लोग किताब से देख रहे हो? ये पूरा स्त्री केसर है। सबसे नीचे क्या है? ये पूरा हिस्सा स्त्री केसर और ये पूरा हिस्सा पुंकेसर। देखिए, एक मिनट, अभी मैंने यहाँ जब नर युग्मक बनाए थे वो भी तो ऐसे ही बनाए थे। शुक्राणु भी तो ऐसे पुतंतु और टेल थी ना, इसमें भी मतलब पूंछ के जैसा था। देखिए इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन इसका नाम क्या है? नहीं, ये जो दो लोब्स बनाए मैंने, पराग कोश। नीचे है पुतंतु। नहीं, अब ये सब तो सबने देख लिया क्योंकि मैंने बनाया और आपने किताब में से देख के मुझे बता दिया। लेकिन असली टेस्ट अब होगा जब आप मुझे पुष्प में से निकाल के दिखाएंगे कि आंटी ये स्त्री केसर है, ये पुंकेसर। एक मिनट, अलग अलग दूंगी। रुको, मैं सबको दूंगी, सब टेबल्स पर दूंगी मैं। ये वाला ले लो। कीड़ा है, हटाओ। निकालो बेटा, यहाँ पे वो फ्लावर पड़ा है, सूखा वाला उठाओ बेटा। ये लो, इसमें दिख रहा है, देखो बिल्कुल साफ। सूखे फूलों में देखो दिख रहा है, दोनों देखो, स्त्री केसर पुंकेसर। जो ये लंबी वर्तिका, इसके ऊपर ये वर्तिकाग्र, और जो पीले पीले दिख रहे परागकोश, ये पीले पीले जो दाने दिख रहे ये परागकोश, पुतंतु छोटे छोटे ये वाले, ये लंबी जो ट्यूब दिख रही है ये वर्तिका है। जो लंबी ट्यूब है देखो, वर्तिका दिखा, ये लंबी वाली ट्यूब, और जो ऊपर ये गुच्छा है ये वर्तिकाग्र, और जो ये साइड में जो बालों के जैसी रचना है और जिसपे कुछ जगह पीले पीले देखो परागकोश, पीले पीले दिख रहे दाने, राई जैसे छोटे छोटे, ये परागकोश। बेटा जिसको नहीं देखा इसमें देखो, ये लंबी, वेरी गुड, कम दिव्या। देखो इसने बिल्कुल नहीं, मैं यही चाह रही हूँ बेटा, मैं यही चीज दिखाओ बेटा आप। नहीं, इसने बिल्कुल सही निकाला है, इसको ऐसे रखो। देखो इसके हाथ में ये है, ये जो लटक रहा है ये वर्तिकाग्र, और जो ये लाल लाल है ये वर्तिका, और ये जो गुच्छा है ये वर्तिकाग्र। देखिए, और पुंकेसर कौन दिखाएगा? ये पूरा इसने वो निकाला है, देखो बिल्कुल सही से निकाला है। ये क्या है, क्या निकाला है? आंटी स्त्री केसर। स्त्री केसर तोड़ दिया, छोटा था। ये पूरा है, देखो जो ये चीज सूख गई है ना बेटा, ये जो सूख गई है ये इसमें पूरी वो ग्रीन सबको दिख रही है। ये वर्तिका, वर्तिकाग्र, और
और यहाँ इसके अंदर देखो अंडाशय भी दिख रहा है, देखो अभी मैं सबको दिखा रही हूँ, इसमें अंडाशय भी दिख रहा है। और मैंने पेड़ वो दिए थे ना फूल, दिव्या औरों को भी दिखाओ। आंटी से बहुत छोटा है क्या इतना छोटा तो मुझे भी नहीं दिख रहा। आंटी बहुत छोटा है। दिखा अंडाशय, अंडाशय दिखा पीला वाला। बेटा सब लोग देखो, इसमें अंडाशय भी दिख रहा है। हाँ एक मिनट, ये अंडाशय है। देखो इसमें केवल अंडाशय अलग से दिख रहा है, इसकी वर्तिका टूट गई है। ये जो डंडी है ये देखो। अच्छा एक मिनट बस, जिन्होंने अंडाशय नहीं देखा इसको देख लो और ये चीज। हाँ कुतंतु, ये देखो ये पूरा है, सबको दिखा दो। पीछे देखा, ये सच है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको सच में दिखाई दिया। अब तो विश्वास हो गया, अब याद भी हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, हो जाएगा। अब ये बताइए कि जब निषेचन होगा तब क्या होगा? निषेचन नर युग्मक और मादा, मैंने इसीलिए मिटाया नहीं है, वहां भी क्रिया यही होगी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों जुड़ेंगे तब युग्मनज बनेगा। अच्छा अब इसमें आपने देखा स्त्री केसर में अंडाशय, अंडाशय के अंदर क्या होंगे? फूल। बीज कहाँ से बना? निषेचन तो हुआ ही नहीं। अंडाणु। तुम लोग 5 मिनट में भूल जाते हो कि अंडाशय से अंडाणु बनते हैं। ये अंडाशय इतना बड़ा दिख रहा है, तब भी नहीं बता रहे हो कि अंडाशय में अंडाणु, ये छोटे छोटे गोले जो हैं अंडाणु। और जो ये पुंकेसर हैं, जब मैंने पराग कोश आपको बताया था, जब हम पराग कोश को छूते हैं तो हमारे हाथ में कुछ लग जाता है, पीले पीले रंग के दाने, जिसको कहा जाता है पराग कण, वो होते हैं नर युग्मक। जो पराग कण होता है वो होता है नर युग्मक, इसमें निकलेगा पराग कण। अच्छा अब ये बताइए, जब पौधे के ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं, एक ही फूल है, एक ही में स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है, लेकिन दोनों की पोजीशन जगह अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे से निषेचित कैसे होंगे? आप लोग देखते हो हवा चलती है, तब क्या होता है कि ये जो पुंकेसर हिलते रहते हैं, गिरते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, तो परागण के कई मेथड होते हैं, हवा के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, पानी के द्वारा, किसी भी रूप में। जब कोई पराग कण किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरता है, बेटा आप लोग सुन नहीं रहे कोई? जब एक पराग कण किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरता है, तब वो यहाँ से मतलब रास्ता बनाकर अंडाशय तक पहुंचता है, तब उसका निषेचन होता है। इसको फिर से समझो, जब कोई पौधा बड़ा होता है पुष्प बनते हैं, जब पुष्प कली नहीं, जब पुष्प बन जाता है तब उसके पराग कण, हम क्या कह रहे हैं? पराग कण, मतलब इस पराग कोश नहीं पूरा, उसके अंदर जो दाने हैं, पराग कण हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, तितलियों के द्वारा, तितली के पैर में बैठ जाते हैं और जब तितली फूल के इस हिस्से पर बैठती है तो गिर जाते हैं, तब वो यहाँ से, जैसे यहाँ गिर गए 4-5 दाने गिर गए, क्योंकि बहुत बारीक होते हैं तो 4-5 तो गिरेंगे ही, इसमें से 1 या 2, ज्यादा नहीं, 1 या 2 वो लोग क्या करते हैं, अपना रास्ता बनाकर सीधा नीचे जाते हैं नलिका। और जब देखी ना तुमने नलिका, उस नलिका से रास्ता बनाकर नीचे जाते हैं और यहाँ जाकर अंडाशय से मिल जाते हैं, मतलब अंडाणु से
मिल जाते हैं और तब निषेचन होता है। जब निषेचन हो जाता है, जब किसी पुष्प का निषेचन हो जाता है, तब पता है क्या होता है? जो बाह्य दल है वो झड़ जाता है, जो दल है मतलब फूल मुरझाना शुरू कर देते हैं, फूलों के जो दल हैं वो गिरने लग जाते हैं, बाह्य दल गिरने लग जाता है। केवल स्त्री केसर वाला हिस्सा, वो बेटा कहाँ गया फूल जो मैंने दिखाया था, वो पतली जो इसने निकाली थी, ये हिस्सा जो है ना ये भी झड़ जाएगा, जो ये नली है वर्तिकाग्र भी, ये केवल जो ये हिस्सा है ना बस ये रह जाएगा और ये धीरे धीरे बड़ा होके फल बन जाएगा। यही चीज बड़ी होकर, तो अब बताइए फल क्या होता है? फल क्या होता है? फल पेड़ का कौन सा हिस्सा होता है? अभी मैंने अलग से ये दिखाई थी ना, क्या है ये? तो फिर मैं क्या कह रही हूँ कि ये बड़ा होकर फल बनेगा। तो फल क्या होता है? अंडाशय होता है, निषेचित अंडाशय, जो निषेचित होता है। अच्छा, बहुत सारे फल, जैसे आम, आपको मालूम है आम के अंदर बीज होता है कि नहीं? तो बीज यहीं से तो बना है, जब अंडाणु से निषेचित हुआ तभी तो बीज बने, और बीज के चारों तरफ जो गूदा बन जाता है, तो है तो यही हिस्सा फूल का। तभी हम लोग आजकल क्या कह रहे हैं, अगर कोई लोग आम के बगीचे में गए हैं तो सबको ये बात मालूम होगी। आप ही लोग मुझे बताओ कि आजकल आम के पेड़ में क्या आया हुआ है? बौर कहते हो ना? हाँ, वो अगर बहुत ज्यादा आई है तो बहुत खुश हो रही है, आम ज्यादा आएंगे। आम ज्यादा तो आएंगे, लेकिन उसकी वजह तो आप ही जानते हो। आप ही जानते हो ना क्यों? जितने ज्यादा पुष्प उतनी ज्यादा अंडाशय, उतने ज्यादा आम। अगर पुष्प कम होंगे तो ये भी सब कम होंगे और उतने ही कम। अब समझे आप कि किसान क्यों खुश होता है जब उसके यहाँ पुष्प आते हैं? क्योंकि पुष्पों से ही फल बनते हैं। अगर पुष्प निषेचित नहीं होंगे तो फल नहीं बनेंगे। मैंने क्या बोला था? जब नर और मादा युग्मक नहीं जुड़ेगा तो युग्मनज नहीं बनेगा, संतान उत्पत्ति नहीं होगी। पुष्प में भी ऐसा ही है, अगर वो निषेचित नहीं हुआ और वो झड़ गया, मतलब सूख गया पुष्प, तो उसमें और बीज नहीं आएंगे। बीज तभी आएंगे जब नर और मादा युग्मक मिलेंगे। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन भी कहते हैं। प्रजनन तो कहते ही हैं बेटा, प्रजनन तो टॉपिक है आज हमारा। निषेचन, हाँ, निषेचन प्रक्रिया। और जब पुंकेसर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसके लिए भी एक टर्म है, उसको हम लोग कहते, ये मिटा दें, ये सबको समझ में आ जाए। हाँ, एक मिनट, उस विधि को कहते हैं परागण। देखो, परागण एक अलग चीज है। अच्छा, एक और बात बताऊं, परागण उसको कहते हैं जब पुंकेसर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है और वो अपना रास्ता बनाकर, मतलब केवल पहुंचता है, अभी अंडाशय तक नहीं गया है, अभी वो रास्ता बना के अंडाशय तक, केवल वर्तिकाग्र पर जब गिरता है। और परागण के 3 तरीके हैं, वायु द्वारा। नारियल में कैसे होता है? नारियल के पेड़ में, नारियल के पेड़ में निषेचन कैसे होता है? जल के द्वारा। कमल में, अच्छा, आपने आजकल गर्मी का मौसम है, कई छोटे छोटे तंतु ऐसे उड़ते हुए देखे हैं ना, रुई के जैसे, है ना, वो सब वायु के द्वारा हो जाते हैं। अच्छा, इसके एक किसी ने भी मेरे से प्रश्न नहीं पूछा जो आपके दिमाग में आना चाहिए था, थोड़ा सोचो। अभी कौन मुझसे कोई प्रश्न पूछने जा रहा था? हाँ, शीला। तो इसका निषेचन हो चुका होगा। अगर निषेचन हो जाता है बेटा, तो फिर इसमें अंडाणु के अंदर बनना शुरू हो जाएंगे ना। हाँ। तो नहीं बनेंगे फल, फल नहीं बनेगा। अगर निषेचन नहीं हुआ तो फल नहीं बनेगा। तो ऐसे भी तो होता है, जब 100 पुष्प बनते तो 100 के 100 फल नहीं बनते, 50 बनते, 50 झड़ जाते।
बनेगा फल? अगर आपने पुष्प ही तोड़ दिया, निषेचित पुष्प, मैं बार बार क्यों कहती हूँ कि प्लीज फूल मत तोड़ा करिए। अगर आप फूल तोड़ रहे हैं तो उसका फल बनने ही नहीं दे रहे। अब तो आई बात समझ? मैं बार बार कहती हूँ प्लीज फूल मत तोड़ा करिए। अच्छा, एक बात सब किसी के दिमाग में नहीं आई, एक पेड़ में कितने पुष्प होते हैं? बहुत सारे। क्या ये जरूरी है उसी पुष्प का स्त्री केसर, उसी पुष्प का पुंकेसर? देखो, अभी मैंने 3 एजेंट्स बताए थे, पानी, वायु और जल है। तो पानी जरूरी तो नहीं है ना उसी पुष्प के उसी पुष्प पे गिराएगा जाके ये, लेकिन जाति उनकी एक ही होनी चाहिए। देखिए, हवा है, हवा में कई पुंकेसर उड़ेंगे, लेकिन जैसे अभी हमने गुड़हल का फूल पढ़ाया था, तो गुड़हल के फूल के ऊपर जब गुड़हल का ही पुंकेसर गिरेगा तभी वो निषेचित होगा। अगर फालतू वाले कोई दूसरे, देखो एक गार्डन में कई तरह के पेड़ होते हैं, बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, हजारों तरह की जातियां होती हैं, लेकिन उसी जात का पुंकेसर गिरना चाहिए। है ना मुश्किल काम? लेकिन तब भी होता है क्योंकि पुंकेसर एक नहीं बनता, हजारों की संख्या में बनते हैं। जब हजारों की संख्या में बनते हैं तो एक ना एक तो पहुंच ही जाएगा, है ना? जब इतनी हवा चलेगी या, और अगर उसी पुष्प का पहुंच गया तो भी कोई नुकसान नहीं है। अगर उसी पुष्प का पुंकेसर उसी पुष्प के स्त्री केसर पर वर्ती काग्र पर गिर गया तब भी कोई नुकसान नहीं है, तब भी फल तो बनेगा ही, तब भी फल तो बनेगा ही। हाँ, सब में अभी मैंने कितने अलग अलग तरह के फूल दिए थे, किसी ने मुझे अलग अलग पुंकेसर नहीं दिखाए। देखो बस नहीं दिखा, ये क्या है? हाँ, ये भी देखो पुंकेसर है, अलग तरह का है, देखो। हाँ, ये देखिए। अच्छा, ये कौन सा फूल लिया है तुमने? पता है ये क्या है? ये कंबाइंड फ्लावर है। इसमें जो जितनी पीली पत्तियां होती है वो एक फूल होता है। हाँ, ये क्लस्टर है। क्लस्टर समझ तो गुच्छा है, मतलब कई फूलों का गुच्छा एक गुड़हल का वो एक गेंदे का फूल बनता है। सूरजमुखी कहते हैं ना, अभी मैं लाई थी सूरजमुखी का। हाँ, ये देखिए, जो ये दिख रहा है ना गुच्छा, तो ये इतने सारे जो पुंकेसर है ना, इतने सारे ये फूल है, वो चक्र में बने हुए हैं और बीच में खूब सारे स्त्री केसर होते हैं, दाने दाने। ये एक फूल नहीं है, फूलों का गुच्छा, उसमें उतनी वो निकलेंगी अंदाज है, उतने वो निकलेंगे। तभी वो कह रही ना इतना बड़ा कैसे दिख रहा है। ये देखो इतना बड़ा सा दिख रहा है कि सब इसी के ऊपर जुड़े हुए थे। ये बेटा आप लोगों को अभी पढ़ाना नहीं है मुझे, ये 10वीं 11वीं का कोर्स है कि जब हम लोग पुष्प के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि पुष्प कितनी प्रकार के होते हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा बेटा, एक केवल मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो सब लोग नोट कर लो। सबसे बड़ा पुष्प दुनिया में कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प नहीं, रेफ्लिशिया। सब लोग लिखो, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिशिया का। कहते हैं कि इतना बड़ा होता है, 1 किलो है। ये हमारे देश में नहीं पाया जाता है, बाहर का है। रेफ्लिशिया ही है इसका नाम। और सबसे छोटा वुल्फिया, ये सबसे बड़ा पुष्प है। और सबसे बेटा ये बहुत ही मांसल और बहुत ही बड़ा होता है। इसके बारे में हमें ज्यादा विस्तार से नहीं जानना है, केवल एक जानकारी है जो लेनी है। एक है वुल्फिया। वुल्फिया सबसे छोटा। वुल्फिया क्या है? सबसे छोटा। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया होता है। और फल जो है अंडाशय का ही परिवर्तित रूप है, ये तो मैंने बताया। आपको मालूम है जो सेब है, सेब, काजू, नाशपाती, कटहल, ये सब अंडाशय से नहीं बनते। ये सब अंडाशय से नहीं बनते। ये फूल का कोई और हिस्सा है जो ये फल बनाता है, इसलिए इसको जूठा फल भी कहते हैं। देखो बुक में लिखा है असत्य या हाँ फॉल्स। अभी तो झूठे आदमी देखे थे, झूठी लड़कियां देखी थी, है ना? आज झूठे फल भी हैं। आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, सेब सब खाते।
नहीं, अनार असली है। अनार असली होने की पहचान, उसके ऊपर जो उसका मुकुट होता है उसमें पुंकेसर दिखते हैं, है ना? पुंकेसर सेब, काजू, नाशपाती, कटहल आदि जूठे फल कहलाते हैं। अब आज हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको आज थोड़ा सा बता देती हूँ उस बारे में। कल हम अपाहिज और अपंगता और हमारे समाज में विकलांगता, एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रॉब्लम, या समाज में बहुत विकलांग और अपाहिज इंसान हैं, हम उनके बारे में जानेंगे कि वो ऐसे क्यों हो जाते हैं, मतलब वो समाज में ऐसे क्यों हैं, या जन्मजात होते हैं या वो बाद में हो जाते हैं। इनकी डिटेल हम कल पढ़ेंगे और इसी के साथ कल मैं पाठ समाप्त कर दूंगी। जिसको जो प्रॉब्लम होगी इस लेसन में समझने में, मुझसे कल पूछेंगे कि इस लेसन को समझने में ये प्रॉब्लम आई। थैंक यू।